So today we are discussing about close packing. तो हमने 2D और 3D के अंदर यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन ढूंढना देखा था पिछले दो वीडियो के अंदर। आज हम देखेंगे क्लोज पैकिंग इन 3D यूनिट सेल। क्लोज पैकिंग इन 3D यूनिट सेल देखेंगे इन 3D यूनिट सेल। अब क्लोज पैकिंग का मतलब होता है कि व्हेन पैकिंग फ्रैक्शन इज मैक्सिमम, व्हेन पैकिंग फ्रैक्शन इज मैक्सिमम। और 2D में मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है? 3D के अंदर 0.74 यानी 74%, जो हम एक में देख चुके हैं। पिछले वीडियो में आप देखेंगे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूब, जिसको हमने CCP यानी क्यूबिक क्लोज टाइप बोला था, कि जिसके अंदर हमें पैकिंग फ्रैक्शन मिला था 0.74। अब उसमें जो एटम की अरेंजमेंट होती है वो अरेंजमेंट हमने देखी थी ABC टाइप की, है ना। जो अरेंजमेंट थी वो हमने ABC टाइप की देखी थी, यानी पहला एटम और चौथा एटम है वो एक पोजीशन पे है। अब ऐसे ही जो पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 है हमें HCP में मिलता है, जिसे बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर भी हमें 0.74 पैकिंग फ्रैक्शन मिलेगा। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो AB टाइप की होती है। AB टाइप की अरेंजमेंट होती है, यानी कि पहला एटम और तीसरा एटम की पोजीशन एक जैसी होती है। तो so the same way, as we had derived the packing fraction 0.74 for the FCC, we will try to derive for SCP। उससे पहले ये देख लेते हैं कि दोनों के अरेंजमेंट अंदर जो 1 और 4th और 1 और 3rd एटम जो एक बराबर होते हैं, उसके अरेंजमेंट को हम कैसे समझा सकते हैं। सी, अगर मैं एटम को अरेंज करूं, जैसे कि यहां पे मैं इस तरीके से एटम को अरेंज कर दूं, ये पहली लेयर में बना लेता हूं इस तरीके से। ऐसे ही मुझे हेक्सागोनल जैसे बनाना है, तो एक एटम छोड़ के मैंने इसी तरीके से दूसरी लेयर बना ली। दिस इज माय, ये मैं 3rd लेयर बना लेता हूं इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे जो अल्टरनेटिव वॉइड्स है, अगर मैं इसे बोल दूं लेयर ए, है ना। अगर ये मेरा लेयर ए है, पहला लेयर जो मैंने बिछाया है, अब यहाँ पे जो अल्टरनेटिव वॉइड्स है, यानी जो ये एटम के बीच में छेद रह जाता है अल्टरनेटिव, है ना, एक छोड़ के एक छोड़ के एक, उसी के ऊपर मैं दूसरी लेयर को बिछाऊं इस तरीके से। मैं अगर यहाँ पे दूसरी लेयर को बिछा दे रहा हूं इस तरीके से अल्टरनेटिव वॉइड्स पे, ऐसे, ठीक है। ये जो मैंने ब्लैक पेन से दिखाई है वो क्या हो गई? मेरी लेयर बी। ये हो गई मेरी लेयर बी। अब मैं क्या करूं? अब मैं इसी के ऊपर, है ना, जो मैंने दूसरी लेयर बनाई है उसी के ऊपर जो वॉइड बना है, ये वाला वॉइड, उस वॉइड के ऊपर मैं अगर तीसरी लेयर बनाऊं, है ना, तो वो बिल्कुल कहां पे आएगी? जहां पे मेरा पहला लेयर है। जो मेरा पहला लेयर का जो बीच वाला एटम है वहीं पे आएगा, है ना। तो मैं ये जो मेरी लेयर है ना, वो लेयर कौन सी मैं बोला? लेयर सी। अब इस लेयर जो ABC में बनाते जाऊंगा, ये बन जाएगी मेरी AB वाली लेयर। ये बन जाएगी AB वाली लेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा पहला एटम है उसी के बराबर मेरा कौन सा है? तीसरा लेयर का एटम है। तो ये पहला जो है वो तीसरे के बराबर है ना। पहला लेयर जो है वो तीसरे की लेयर के बराबर होगा। चलो, अगर मैं ऐसा करूं कि अब मैं इस पोजीशन के ऊपर अगर एटम रखना चाहूं तो रख पाऊंगा? नहीं रख पाऊंगा। तो अगर मैं इस अरेंजमेंट को मैं इस तरीके से दिखाऊं, यहाँ पे जरा देखना, यहाँ पे से लेयर सी बोलने की जगह पे यू कैन से लेयर ए, क्योंकि वो वापस से रिपीट हो रही है।
तो अगर मैं इस लेयर को इस तरीके से अरेंज करूं, ये मेरा लेयर है, उसे मैं इस तरीके से अरेंज करता जाऊं, तो उसमें एटम की अरेंजमेंट कैसी होती है वो हमें देखना है यहाँ पे। अब हमें अल्टरनेटिव वॉइड्स के ऊपर जो एक लेयर ये बिछाई है, वैसे ही मैं यहाँ पे लेयर बिछा रहा हूँ, ऐसे करके एक एटम मेरा, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये जो था, जैसे यहाँ पे मैंने ए लेयर और बी लेयर बनाई, उसी तरीके से ये जो है वो मेरी लेयर ए हो गई। अब जो मैंने ये ब्लू पेन से बनाई है वो मेरी लेयर बी हो गई, ये मेरी लेयर बी हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एटम रख नहीं पाऊंगा क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई हुआ, तो अगर मैं दूसरा एटम है उसे इस वॉइड के ऊपर अरेंज करूँ तो ये अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से आएगी। ये जो अरेंजमेंट है इस वॉइड के ऊपर कुछ इस तरीके से आएंगी, ये जो है ये। तो अब जो ये है, जो लेयर बी बनाया है, अब यहाँ पे जो वॉइड बना है उस वॉइड के ऊपर में अगर मेरा तीसरा जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से तीसरा लेयर बना, ये तीसरा लेयर, ठीक है, ये वॉइड का रहेगा, ये वॉइड का, ये तीसरा लेयर बना। तो ये बीच में जो वॉइड बनेगा उस वॉइड के ऊपर, यानी जो मैंने रेड पेन से बनाया वो मेरा बना लेयर सी। अब मैं वापस से अगर लेयर बनाने जाऊंगा, जो ये रेड पेन से वॉइड बना उसके ऊपर, तो वो बिल्कुल ठीक कहां पे आएगा, जहां पे लेयर ए था वहां पे आएगा। तो इसलिए ये अरेंजमेंट कैसी बनेगी, एबीसी टाइप की, है ना। यानी जो चौथी लेयर में बनाऊंगा यहाँ पे अगर मैं रख दूं तो वो चौथा लेयर वापस से ए लेयर जैसा हो जाएगा, यानी 1/4 लेयर वापस से हो जाएगा। तो ये जो है ये अरेंजमेंट है वो हमें एफसीसी के अंदर या सीसीपी के अंदर देखने को मिलती है, और ये जो है एबी टाइप वो हमें एचसीपी के अंदर देखने को मिलती है। चलिए अब हम देखते हैं कि एचसीपी के अंदर हम पैकिंग फ्रैक्शन कैसे ढूंढेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन इन एचसीपी, एचसीपी यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पहले ही देख चुके हैं कि इसमें पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू है वो 0.74 जितना आएगा। तो मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट दिखा देता हूं, जो कि हमने एबी टाइप में देखा है। यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एटम है ना, इस तरीके से 6 एटम अरेंज हुए हैं। तो ये एबी टाइप का अरेंजमेंट है, तो उसमें ये अरेंजमेंट को हम दिखा देते हैं, उसके बाद यू विल कम टू नो दैट हाउ दिस अरेंजमेंट इज एक्जेक्टली टेकिंग प्लेस। और यहाँ पे ये हमारा दूसरा लेयर है इस तरीके से। तो ये ए लेयर हुआ है ना, फिर बी लेयर, फिर वापस से जो हमारा ये लेयर है बिल्कुल इसके ऊपर है तो वो भी ए लेयर हो गया। तो यानी यहाँ पे एबी टाइप की अरेंजमेंट हमने दिखाई है। अब एक्चुअल में ये कैसा है कि ये सारे के सारे एटम जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि मैंने एक लेयर बनाया एबी में, इस तरीके से एक लेयर बनाया हेक्सागोन का, है ना। तो मैं वापस से उसे दिखाता हूँ कि ये अरेंजमेंट कैसे होती है। ये हमने बनाया था ऐसे, इस तरीके से हेक्सागोन बना ये, तो ये मैंने एक लेयर दिखाया।
बीच में एटम है, तो ये बीच वाला एटम यहाँ पे और बीच वाला एटम यहाँ पे। फिर मैंने क्या बोला था कि अल्टरनेटिव वॉइड्स के ऊपर हमने 3 एटम इस तरीके से रखे हैं, है ना। तो ये 3 एटम है जो कि इसके अल्टरनेटिव वॉइड्स के ऊपर है। फिर वापस से हम बनाएंगे तो उसी के ठीक ऊपर मैंने बोला था ना, यहाँ पे ठीक ऊपर वही एक एटम आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, उसमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो जो ये वाला एटम है, ये बीच वाला एटम, वो इन तीनों के कांटेक्ट में है ना, क्योंकि इसी के ऊपर तो ये लेयर बनी हुई है। तो ये जो है वो 3 के कांटेक्ट में है, ये 6 के कांटेक्ट में है, वापस ऊपर ये 3 आएंगे क्योंकि ये भी टाइप का है। तो ये वाला एटम बोले तो वो कितने एटम के कांटेक्ट में आया, तो ये 6, 3, 9 और ये 3 यानी 12, टोटल 12 के कांटेक्ट में है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 12। फिर देखते हैं हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, जैसे कि हमें Z बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें हम, तो ये जो 3 है ना, वो 100% कंट्रीब्यूशन में हम मान के चलते हैं। फिर ये फेस के ऊपर हुआ यानी 1/2 कंट्रीब्यूशन होगा, तो ये 1/2 ऐसे 2 है। फिर ये कितने एटम है, ये 6 और 6 12 एटम है, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो ये जैसे इस तरीके से एक नीचे के लेयर में बटे हैं, उसी तरीके से ये जो है वो ऊपर के लेयर में बटे हुए हैं, जैसे क्योंकि उसी के ऊपर दूसरा लेयर भी होगा। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है दैट हम उसे 1/6 मान के चलते हैं। तो ये हो गया 3 + 1 + 2, सो उसका जो Z है that is 6. Now let us consider the volume of all the atom in unit cell. तो वो उसे हम क्या बोलते थे, Z × 4/3 πr³। ठीक है, Z हमने ढूंढ लिया है। नाउ द fourth one that we need to find is volume of unit cell. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो इसमें हमें बेस का एरिया निकालना पड़ेगा, और ये जो हाइट है वो हाइट अगर हमें पता चल जाए तो हम पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब एरिया ऑफ बेस अगर आप पिछले लेक्चर में जाएंगे 2D यूनिट सेल का, जहां पे हमने हेक्सागोनल में एरिया निकाला था, तो वो एरिया कुछ इतना निकल के आया था, √3 6 × √3 r², 6 × √3 r²। नाउ हमारे पास जो टास्क है वो है हाइट निकालने का। चलिए वो देखते हैं कि हाइट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो 3 एटम है ना, वो इसके कांटेक्ट में, ये जो 3 है उसी का जो वॉइड बनता है उसके ऊपर ये एटम है। तो मैं इसे चाहे तो इस तरीके से दिखा सकता हूं, है ना, इसी के ऊपर इस तरीके से ये है, ये वॉइड के ऊपर ये इस तरीके से अरेंज हुआ। अब अगर ये पूरा मैं h मान रहा हूं, तो यहां से यहां तक का कितना मान सकता हूं, h/2 मान सकता हूं। तो अगर मैं इसके सेंटर को पकड़ के यहां तक का मैं गिनूं तो वो कितना हो जाएगा, h/2। ठीक है, अब ये जो है उसको मैं x मान के चलता हूं, और ये जो है वो कितना होगा, तो ये तो ऐसा है ना कि 3 गेंद मैंने रखी है, उसी के ऊपर चौथी गेंद है, तो ये और ये वो तो डायरेक्टली कांटेक्ट में है। तो अगर मैं इसका r और इसका r यानी ये हो जाएगा 2r के बराबर। ठीक है, अब अगर मैं x के टर्म की वैल्यू निकालूं तो मुझे पूरा टर्म जो इसमें r के फॉर्म में चाहिए वो मिल जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं इसे इस तरीके से रखूं, जरा देखना, इसको मैं इस तरीके से रख रहा हूं। अब अगर ये ऐसा पूरा मानूं तो ये जो एंगल है वो कितना होगा, 60 का। तो अगर मैं इसका आधा यहां से बना दूं
तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल मेरा हो जाएगा ये 60 का है तो ये 30 का हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया एंगल 30 का। और इसको हमने, है ना, ये जो है इसको हमें x मान के चल रहे हैं, है ना। ये जो वॉइड में थोड़ा डिस्टेंस है, वॉइड का थोड़ा डिस्टेंस और थोड़ा जो हमारा ये एटम का, इसको x मान के चल रहे हैं। और ये कितना हो जाएगा, ये तो हमारा r हो जाएगा रेडियस। अगर मैं cos 30 डिग्री ले लूं तो cos 30 डिग्री में क्या आ जाएगा, r/x आ जाएगा। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये हो गया, ठीक है, r/x। तो जो x है वो कितना हो गया, x हो गया हमारा 2r/√3। x क्या हो गया, 2r/√3। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2r/√3। तो यहाँ पे पाइथागोरस के हिसाब से हम जाए तो ये हो जाएगा 2r², ठीक है। फिर हो जाएगा h/2 होल स्क्वायर प्लस 2r/√3 स्क्वायर, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये हो जाएगा 4r² h²/4 प्लस 4r²/3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 4r² 3h² प्लस 16r²/12। तो ये हो जाएगा 4r², और मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में ले लूँ तो ये हो जाएगा 48r² 3h² प्लस 16r²। इसको मैं इस तरफ ले आऊं तो 14r² माइनस 16r² इज इक्वल टू 3h²। तो ये हो गया 32r² इज इक्वल टू 3h²। तो मैं इसे इस तरीके से दिखा देता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सो ये हो गया 32r²/3 दैट इज इक्वल टू h², ठीक है। अब इसको मैं ऐसे चाहो तो लिख सकता हूँ 16 × 2 × r²/3 इज इक्वल टू h²। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, अगर मैं पूरा इसको रूट में डाल दूं, है ना, स्क्वायर को इस तरफ लाऊं तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा r और √3। तो ये हमें वैल्यू मिल गई h की, ये हमें वैल्यू मिल गई h की। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि इस वैल्यू को हमें इक्वेशन में डालना है। ये वाला इक्वेशन कहाँ पे था, ये वाला √3r², है ना, √3 6 × √3। तो ये यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4√2r/√3। तो यहाँ से √3 कैंसिल आउट करते हैं, 6 4 24, और ये r³ हो जाएगा, ये हो जाएगा r³, है ना, √2 बाकी रह गया, 24 √2 × r³। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो क्या होगा, z हमारा कितना निकाला था 6, और वॉल्यूम ऑफ वन एटम 4/3 πr³, और ये हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकल के आया है वो है 24 √2 × r³, ठीक है। राइट, तो कितना बचा, ये बचा π√2 × 3, राइट, π√2 × 3। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, सो दैट विल कम अराउंड 0.74। तो परसेंटेज में इसका जो है
74% पैकिंग फ्रैक्शन निकलेगा, तो वॉइड जो है वॉइड हो जाएगा 26%. सो दिस इज अबाउट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ HCl. चलो आगे देखते हैं हम कि वॉइड कितने प्रकार के होते हैं और उसे हम कैसे देख सकते हैं. वॉइड्स यानी पैकिंग फ्रैक्शन एटम को अरेंज करने के बाद जो खाली जगह बच जाती है, दैट इज कॉल्ड वॉइड्स. तो पहला है लीनियर वॉइड्स. अगर दो एटम इसी तरीके से है ना लीनियरली अरेंज हुए हैं और अगर इसके बीच में एक छोटा सा मैं इस तरीके से एटम रख दूं तो वो एटम है ना लीनियर वॉइड. Second is called tetragonal voids. अगर मैं तीन एटम को इस तरीके से उसकी अरेंजमेंट कर दूं ऐसे, तो अगर इसके बीच में हम छोटा सा एटम एक रख दे तो वो वॉइड्स को बोला जाएगा टेट्रागोनल वॉइड. अब अगर इसका हमें R/R का रेशियो निकालना है तो जैसे यहां से यहां तक का, यानी ये छोटा एटम का रेडियस प्लस बड़ा एटम का रेडियस, तो मैं उसे R प्लस R बोल देता हूं. ये कितना हुआ? R हुआ. ठीक है. अब अगर मैं इसको थीटा मान के चल लेता हूं तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्रीज इक्वल टू R अपॉन R प्लस R. सो √3/2 R अपॉन R प्लस R. सो 2R इज इक्वल टू हो जाएगा √3R प्लस √3R. अगर इसका सॉल्यूशन हम निकालें तो R/R का जो रेशियो है वो निकल के आता है 0.155 के बराबर. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज टेट्राहाइड्रल वॉइड्स. अब टेट्राहाइड्रल वॉइड्स क्या होता है? टेट्राहाइड्रल वॉइड, तो हम टेट्राहाइड्रल देखें तो उसका अरेंजमेंट कुछ ऐसे होता है. ये जो एटम है वो एक एटम यहाँ पे, ये यहाँ पे है ना, ये हो जाता है टेट्राहाइड्रल. तो ये चार एटम को जोड़ दे तो यहाँ पे जो जगह बचती है दैट इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रल वॉइड्स. तो इसको हम TD वॉइड्स या टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बोलते हैं. अब इसमें R/R का वैल्यू निकालना है तो ये जो पूरा एंगल है ना, ये एंगल कितना होता है? वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट. तो अगर मैं इस तीन एटम को आपस में जोड़ दूं इस तरीके से है ना, अगर इसको मैं आपस में जोड़ दूं तो ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, वो एंगल वो हो जाएगा ये 109 डिग्री बाई 2. और ये इसी के ऊपर ठीक हमारे पास ये दूसरा एटम है ऊपर की तरफ. मैं इसको जरा ठीक से बना लेता हूं. तो ये छोटा एटम इस तरीके से है, उसके ऊपर एक है और इस तरीके से दो एटम है. तो इस अरेंजमेंट को हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ये छोटा एटम है, फिर ये इस अरेंजमेंट के अंदर है ना, मैं दिखा रहा हूं इस अरेंजमेंट को. तो ये एंगल है ना, ये तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये इस तरीके से कुछ. ठीक है. तो यहाँ पे हम R प्लस R ले लेते हैं और ये R हो गया. तो अगर मैं इसको थीटा मान के चलूँ तो ये इसका आधा हो जाएगा. तो अगर मैं साइन थीटा बाई 2 ले लूँ तो ये हो जाएगा R अपॉन R प्लस R. इसका जो सॉल्यूशन निकालते हैं तो R बाई R का जो रेडियस जो वैल्यू है, रेशियो है, वो निकल के आता है 0.225. So this is about the tetrahedral voids. Now let us discuss the fourth one, that is octahedral voids. अब octahedral voids में कैसा होता है कि fourth one, that is octahedral voids. So एक एटम है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट के अंदर, तो हम
एटम को 4 कोने पे इस तरीके से दिखाते हैं, ये एटम, ये एटम और ये एटम, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। अगर इसको 4 को जोड़ के देखें तो यहाँ बीच में जो वॉइड बनता है उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो जो बीच में वॉइड बनता है उसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो उसमें जो R/R की वैल्यू है वो निकल के आते हैं 0.414 के बराबर। नाउ द लास्ट वन इज दैट इज कॉल्ड अ क्यूबिकल वॉइड्स। क्यूबिकल वॉइड्स, तो अगर हम क्यूब में सारे एटम को इस तरीके से सिंपल क्यूब के अंदर अरेंज करें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सारे कॉर्नर पे, तो इन सबको साथ में जोड़ लेने के बाद जो बीच में वॉइड बनता है दैट इज कॉल्ड क्यूबिकल वॉइड्स, उसमें जो R+R का रेशियो है दैट इज कम अराउंड समथिंग 0.732 0.732। So this is about the voids. Now we need to discuss the type of voids in FCC. अब हमें देखना है types of voids in FCC. Types of voids in FCC या फिर CCP। तो उसमें 2 तरीके के वॉइड्स हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जिसको कि हम OV बोलेंगे, और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जिसको कि हम PV बोलेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो Z के बराबर होते हैं, यानी इसके अंदर FCC के अंदर हम Z देख चुके हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम दैट इज 4। तो ये जो है वो Z के बराबर यानी 4 होंगे, और ये जो है वो 2Z के बराबर होते हैं, यानी ये टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 2 × 4 8। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो 2 तरीके से देखे जाते हैं, यानी 2 पोजीशन पे देखे जाते हैं। एक होता है बॉडी के सेंटर में, बॉडी सेंटर्ड, वो एक होता है, और दूसरा होता है एज सेंटर्ड, दूसरा जो होता है एज सेंटर्ड। ऐसे 3 होते हैं, इस तरीके से टोटल 4 होते हैं। तो पहले हम बॉडी सेंटर्ड देखेंगे, फिर एज सेंटर्ड, और फिर आगे हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स में देखेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे ही बॉडी सेंटर्ड को सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। जैसे बॉडी सेंटर्ड के अंदर अगर हम सारे एटम को फेस सेंटर वाले इस तरीके से अरेंज करें, हमारे पास फेस सेंटर है यानी सारे कॉर्नर पे एटम है और सारे फेस पे एटम है। तो यहाँ पे ये फेस पे एटम है, ये फेस पे एटम है, इस फेस के ऊपर एटम है, इस फेस के ऊपर एटम है, ऐसे ही ये वाले फेस के एटम और ये वाले फेस के ऊपर एटम। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं ऐसे, है ना, तो ये बीच में ऐसे चौकर बन के आता है। और मैंने आगे आपको बताया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर, तो इस तरीके से हर कॉर्नर के ऊपर वॉइड्स, ऊपर के फेस के ऊपर, नीचे के फेस के ऊपर, ये सारे को इकट्ठा कर दे तो बीच में जो खाली जगह बचेगी उसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो सारे फेस सेंटर्ड के अंदर फेस वाले एटम को मैं जोड़ दूं तो यहाँ पे जो बीच में जगह बचेगी, है ना, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और वो कितना होगा, बॉडी सेंटर्ड एक ही होता है तो वो कितना होगा, 1। अब देखते हैं एज सेंटर। अब एज सेंटर में कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे जरा ध्यान दे दीजिए। एज सेंटर में 3 वॉइड्स हमें कैसे मिलते हैं। तो देखिए, इस कॉर्नर पे एक एटम है, इस कॉर्नर पे एक एटम है। फेस सेंटर का क्या मतलब होता है, अगर
फेस सेंटर का पूरा समझना है तो आई थिंक यू नीड टू बी रिफर ऑफ फर्स्ट वीडियो। फेस सेंटर यानी कि हर फेस के ऊपर एटम है इस तरीके से, और हर कॉर्नर के ऊपर एटम है इस तरीके से, है ना। हर फेस और हर कॉर्नर के ऊपर एटम है। तो यहाँ पे इस तरीके से इस कॉर्नर के ऊपर एटम है, फिर इस तरीके से इस फेस के ऊपर भी एटम है ना। और ये तो रिपीटेटिंग यूनिट होता है यूनिट सेल। तो यहाँ पे दूसरा इस तरीके से अगर हमारा ये चल रहा है यूनिट सेल ऐसे उसी के बाजू में, तो इसके फेस में भी एक एटम होगा, है ना। अब नीचे वाला फेस, है ना, ये फेस तो कौन सा माना है हमने, ये ऊपर वाला। अब ये नीचे वाले फेस में भी एक एटम होगा, और ऐसे ही यहाँ पे एक ऊपर वाला फेस भी होगा, है ना, ऊपर वाला फेस भी होगा, जिससे कि ये पूरा यूनिट सेल कंप्लीट होगा यहाँ पे इस तरीके से। तो ये वाला ऊपर वाला फेस है, उसके बीच में भी एक एटम है। तो अगर इन सबको मिला दे, देखो यहाँ पे इस तरीके से, तो ये चौकोर बन गया यहाँ पे, और ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। तो ये एज का सेंटर हुआ। तो एज के सेंटर के अंदर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा वॉइड। तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एज सेंटर। अब कितने एज के सेंटर होते हैं, तो 12 होंगे, है ना। 1 2 3 4 इस तरीके से ऐसे टोटल गिने तो हमें 12 एज सेंटर मिलेंगे। अब एक एज सेंटर है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो हमने देखा था, अगर आप आई थिंक सेकंड लेक्चर देखें तो इसके अंदर पता चलेगा कि वो 1/4 कंट्रीब्यूट करता है। तो टोटल कितना कंट्रीब्यूट हो गया है, तो 12 एज सेंटर डिवाइड बाय 1/4, क्योंकि ये जो है वो 4 में बटा होगा। देखो एक इस तरीके से यहाँ पे बटा, एक यहाँ पे बटा, एक नीचे की तरफ बटा और एक ऊपर की तरफ बटा। तो ये हो गया 3। तो ये इस तरीके से हमें टोटल कितने 3 बॉडी सेंटर देखने को मिलेंगे, सॉरी 3 एज सेंटर देखने को मिलेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस द टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। अब हम टेट्राहाइड्रल वॉइड्स की डिस्कशन करते हैं। अब टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कहां पे देखने को मिलता है, 8 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स हमें देखने हैं। तो ये फेस के ऊपर, फेस के सेंटर में एक एटम है, इस फेस के सेंटर में एक एटम है, इस फेस के सेंटर में एक एटम है, और ये कॉर्नर पे एटम है। ये चारों एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, और ये चारों एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से हर कॉर्नर के पास एक वॉइड क्रिएट होता है, उसे हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रल वॉइड, हर कॉर्नर के पास। अगर इसको हम छोटे से क्यूब में बांट दें तो ये अरेंजमेंट कुछ इस तरीके की है। अगर हम इस अरेंजमेंट को इसमें बांट दें तो ये जो सामने सामने आएगा, है ना, ये जैसे ये यहाँ पे है तो बिल्कुल उसके सामने कॉर्नर पे ये है। अब ये यहाँ पे है तो बिल्कुल उसके सामने के कॉर्नर में ये है। अब ये जो 4 है वो इकट्ठे हो जाए, एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, तो यहाँ पे जो क्रिएट हुआ उसे हम बोलेंगे टेट्राहाइड्रल वॉइड। तो जितने कॉर्नर है हर एक कॉर्नर के पास टेट्राहाइड्रल वॉइड्स क्रिएट होगा। तो एक यहाँ पे हुआ, है ना, इस कॉर्नर के पास, फिर दूसरा इस कॉर्नर के पास, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, सातवां यहाँ पे और आठवां यहाँ पे। इस तरीके से टोटल एफसीसी के अंदर हमें 8 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स देखने को मिलेंगे।